हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस टाइम पे हम कर रहे हैं दोस्तों अभी जो डिसऑर्डर रहते हैं दोस्तों, डिसऑर्डर से लेकर जो रिलेटिव जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों उनको हम हल कर रहे हैं। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं मनोवैज्ञानिक विकार। दोस्तों, आज हम करेंगे अध्ययन मनोवैज्ञानिक विकार। अब दोस्तों, मनोवैज्ञानिक विकार कई प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इतने विकार होते हैं मनोवैज्ञानिक विकार कि आप पढ़ पढ़ के थक जाओगे। बहुत ज़्यादा मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं और दोस्तों कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकार हैं जो इसमें आए हुए भी हैं। जो वर्ग 2 का दोस्तों एग्ज़ाम हुआ था उसमें कई प्रकार के मनोवैज्ञानिक विकार आए हैं, और जो आपका वर्ग 3 का एग्ज़ाम आपने दिया था उसमें भी दोस्तों आपको कई प्रकार के ऐसे डिसऑर्डर देखने को मिले थे जो कि आपने कहीं नहीं पढ़े हैं। दोस्तों, एक प्रकार से इस प्रकार से लेवल बढ़ा दिया है एग्ज़ाम का कि जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट का दोस्तों जो हो रहा हो, दोस्तों जैसे कोई साइकोलॉजिस्ट का एग्ज़ाम हो रहा हो, इस प्रकार से इसमें विकार आते हैं, डिसऑर्डर आते हैं। तो दोस्तों अभी हम कर चुके हैं कौन से, हमारे जो विकासात्मक विकार थे। विकासात्मक विकार दोस्तों जैसे आपका ऑटिज्म है, ADHD है, न्यूरो विकास डिसऑर्डर, इनको दोस्तों हम कर चुके हैं। और दोस्तों अभी हम कर रहे हैं मनोवैज्ञानिक विकार, और इसके बाद में दोस्तों हम करेंगे अधिगम विकार, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रहते हैं अधिगम विकार। और दोस्तों अधिगम विकार ही उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितने कि मनोवैज्ञानिक विकार हैं। दोस्तों मनोवैज्ञानिक विकार से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वर्ग 2 में आए हुए हैं। तो पिछले वीडियो की तरह यानी कि सबसे पहले हम देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक विकार से क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, फिर इसका हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों कि इनमें से कौन सा GDD के लिए एक कारण हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपको GDD का फुल फॉर्म पता है तब तो आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अगर आपको GDD ही पता ही नहीं है दोस्तों तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, कहीं कहीं GDD का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। और दोस्तों जो अगला क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा दूं, द्विध्रुवीय विकार बाइपोलर डिसऑर्डर किस प्रकार का विकार है। दोस्तों इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं, और दोस्तों आते सिर्फ इनके लक्षणों से हैं क्वेश्चन। ज़्यादातर इनके जो लक्षण रहते हैं उससे क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आते नहीं है। तो अपन को सिर्फ दोस्तों साइकोलॉजिस्ट नहीं बनना है, अपन को सिर्फ एग्जाम क्लियर करना है। तो अपन ऊपर ऊपर की जो इनकी मुख्य बातें रहती हैं, मुख्य विशेषताएँ रहती हैं, उनको पढ़ना है, ज़्यादा गहराई से विकारों को नहीं पढ़ना है। और दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, क्लास्ट्रोफोबिया संलग्न स्थानों का एक डर है, इसका एक उदाहरण है। तो दोस्तों क्लास्ट्रोफोबिया से भी क्या है दोस्तों, फोबिया 2-3 प्रकार की होती हैं फोबिया, इससे भी बहुत से क्वेश्चन आए हुए हैं, इनको भी हम हल करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र मूड स्विंगिंग निम्न का लक्षण है। तो दोस्तों यह भी आपका देख रहे हैं आप किस प्रकार के क्वेश्चन बने हुए हैं, वर्ग 2 के क्वेश्चन हैं दोस्तों सभी। और दोस्तों यह थेरेपी से क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी थेरेपी उनको दी जाएगी। एक चिंता विकार की विशेषता यानी कि आपका जो एनेक्जाइटी डिसऑर्डर है दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। और दोस्तों जो द्विध्रुवीय विकार बाइपोलर डिसऑर्डर, इससे दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं बाइपोलर डिसऑर्डर से। और दोस्तों हाइपर काइनेटिक विकार की विशेषता निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी हैं। तो दोस्तों हाइपर काइनेटिक विकार की विशेषताएँ भी पूछी गई हैं यहाँ पर। और दोस्तों खालिस्तान के मामले में शरीर के 4 अंग प्रभावित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे ट्राइप्लेगिया, बाइप्लेगिया, क्वाड्रिप्लेगिया, हेमीप्लेगिया, दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इनको भी दोस्तों हम हल करेंगे। और दोस्तों बच्चे को चोट लगने के बारे में लगभग प्रतिदिन चिंता होती है, इसका क्या कारण है, यह भी क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों तमाम प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, सिर्फ मैंने आपको भी बताया है कि एक आइडिया आपको लग जाए कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं PTSD से भी क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो इन सभी विकारों को दोस्तों आज हम देखेंगे। दोस्तों ज़्यादातर हम उन्हीं मनोविकारों को हल करेंगे जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ने वाले हैं आज मनोवैज्ञानिक विकार। तो दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मनोवैज्ञानिक विकार आखिर होते क्या है मनोवैज्ञानिक विकार। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि परिचय में लिखा है कि हमारे आसपास अक्सर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने व्यवहार में दुख, परेशानी, असंतुष्टि, चिड़चिड़ापन आदि लक्षण सामान्य से ज़्यादा दिखाते हैं। उनका जीवन चिंता, तनाव एवं कुसमायोजन से ग्रस्त होता है, और इसी वजह से अपनी जो सामान्य दिनचर्या है दोस्तों उसका निर्वहन करने में वो असफल हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति असामान्यतया का साक्षात उदाहरण होते हैं। अगर यह असामान्य व्यवहार जागरूकता के अभाव में स्वयं पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसके आसपास
के लोगों द्वारा अनदेखा किया जाता है तो यह धीरे धीरे एक बड़े मानसिक विकार का क्या रूप ले लेता है। मानसिक विकारों के कारण वर्गीकरण, लक्षण आदि का क्या वैज्ञानिक अध्ययन असामान्य मनोवैज्ञानिक में किया जाता है एवं इसी के संक्षिप्त रूप में हम इस अध्याय में करेंगे। तो दोस्तों यानी कि जो मनोवैज्ञानिक विकार क्या होते हैं, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज में कुसमायोजित होते हैं, अत्यधिक तनाव में रहते हैं, अत्यधिक चिंता में रहते हैं, तो एक छोटी सी बीमारी दोस्तों अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए तो एक बड़ा मनोवैज्ञानिक विकार वह बाद में बन जाता है, फिर लोगों को बहुत ज़्यादा है जो परेशानी होने लगती हैं। तो दोस्तों आज हम क्या है इन्हीं मनोवैज्ञानिक विकारों का अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा और परिचय आप यहाँ पर देखेंगे कि दो प्रकार के व्यवहार होते हैं। एक तो आप करते हैं नॉर्मल दोस्तों, एक तो आप करते हैं सामान्य व्यवहार, एक होता है दोस्तों असामान्य व्यवहार। एक होता है कौन सा? असामान्य व्यवहार। तो दोस्तों जो सामान्य व्यवहार करते हैं वह तो जैसे कि हम आप हैं और से व्यक्ति ऐसे हैं जो ज़्यादातर लोग सामान्य व्यवहार करते हैं, जो कि डेली की दिनचर्या में उसका अपन यूज करते हैं। दोस्तों कुछ होते हैं जो मनोवैज्ञानिक विकारों से ग्रसित होते हैं तो उनका व्यवहार होता है असामान्य व्यवहार। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मानव व्यवहार कितने दो भाग में बटा हुआ है, एक तो सामान्य तथा असामान्य। तो यहाँ पर जो नॉर्मल शब्द है दोस्तों, यहीं से दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं कि नॉर्मल शब्द है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि नॉर्मल शब्द कौन से शब्द से बना है दोस्तों, तो यह बना है लैटिन भाषा के नॉर्मा शब्द से। नॉर्मल शब्द दोस्तों इसको आप नोट करना है, नॉर्मल शब्द लैटिन भाषा के नॉर्मा शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बड़ाई का स्केल। दोस्तों जिसका अर्थ क्या है दोस्तों, नॉर्मा शब्द का अर्थ होता है बड़ाई का स्केल। जिस तरह बड़ाई अपने स्केल का प्रयोग करके एक मानक के रूप में करके यह निश्चित करता है कि किस परिस्थिति में क्या मापन सामान्य होगा, ठीक उसी अर्थ में नॉर्मल शब्द का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में एक मान्य पैटर्न या मानक को बोधित करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों जो एब नॉर्मल है यानी कि असामान्य व्यवहार, सामान्य तो दोस्तों आप समझ चुके हैं कि नॉर्मल शब्द है जो लैटिन भाषा के नॉर्मा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बड़ाई का स्केल। जिस प्रकार से बड़ाई अपने स्केल का प्रयोग करके एक मानक रूप में इसका प्रयोग करता है और निश्चित करता है कि किस परिस्थिति में क्या मापन सामान्य होगा, ठीक उसी प्रकार नॉर्मल शब्द का प्रयोग अंग्रेजी भाषा में एक मान्य पैटर्न को बोधित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों एब नॉर्मल यानी कि असामान्य है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, एब तथा नॉर्मल से। एब वास्तव में उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है दूर। इस आधार पर एब नॉर्मल शब्द का अर्थ हुआ सामान्य से दूर, यानी कि जो सामान्य व्यवहार है उस सामान्य व्यवहार से दूर जब असामान्य व्यवहार होने लगता है तो उसे दोस्तों हम असामान्य व्यवहार करते हैं। इस दृष्टि से जो व्यवहार सामान्य व्यवहार से विचलित या भिन्न होता है उसे असामान्य व्यवहार कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक किसकर की जो परिभाषा यहाँ पर दी गई है, मानव के ऐसे व्यवहार तथा अनुभवों को असामान्य माना जाता है जो अनोखा, असाधारण या भिन्न होता है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कोई आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ एक जो डेफिनेशन थी कि किस व्यवहार को सामान्य कहते हैं और किसको असामान्य कहते हैं। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सी चीज़ें दी गई हैं लेकिन हमें है जो काम की चीज़ें पढ़ना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन यह भी पूछा जा चुका है, क्वेश्चन आया था कि 4D का संप्रत्यय किसने दिया है, या 4D का जो संप्रत्यय है किससे संबंधित है, या दोस्तों जो 4D है इसमें 4D तो जो 4D हैं दोस्तों, जो 4D यहाँ पर दिए गए हैं यह किसको प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि 4D का संप्रत्यय है यह दिया था दोस्तों हमारे कॉमर महोदय ने। किसने दिया था? कॉमर जी ने दोस्तों 4D का संप्रत्यय दिया है। इनको 4D यानी कि 4D के माध्यम से वर्णित किया गया है। और दोस्तों इस 4D किसको प्रदर्शित करता है दोस्तों? यह करता है असामान्य व्यवहार को। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, असामान्य व्यवहार को 4D प्रदर्शित करता है। और 4D का दोस्तों फुल फॉर्म क्या है आपको यहाँ पर 4D समझना है दोस्तों। सबसे पहला है डेविएशन यानी कि विचलन। दोस्तों आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है, इंग्लिश में भी लिखना है और हिंदी में भी लिखते जाना है, विचलन यानी कि डेविएशन। इसके अंतर्गत उन व्यवहारों को असामान्य व्यवहार की श्रेणी में रखा जाता है जो सामाजिक मानकों से भिन्न एवं असाधारण अर्थात विचलित होते हैं। तो यहाँ पर जो विचलित होते हैं, आपको ज़्यादा इसमें दोस्तों अंदर नहीं जाना है, आपको सिर्फ 4D का लिख लेना है कि इसमें दोस्तों डिस्ट्रेस आ जाएगा यानी कि तकलीफ आ जाएगी। इसके अनुसार उस व्यवहार को असामान्य व्यवहार की श्रेणी में रखा जाता है जो स्वयं व्यक्ति के लिए तकलीफदेह या दुखदायी होता है। दोस्तों तीसरा जो D है वह होता है डिसफंक्शन यानी कि दुष्क्रिया। असामान्य व्यवहार के ऐसे व्यवहार को कहा जाता है जो व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के व्यवहार या क्रिया को करने में बाधक सिद्ध होता है। और दोस्तों जो चौथा D होता है, चौथा
वह होता है खतरा यानी कि डेंजर। असामान्य व्यवहार सामान्यतः स्वतः व्यक्ति या रोगी के लिए तो खतरनाक होता ही है, साथ ही साथ वह अन्य व्यक्तियों के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर ये ध्यान रखना है दोस्तों कि 4D का संप्रति दिया है कॉमर ने, और 4D प्रदर्शित करता है आपके असामान्य व्यवहार को। और 4D का दोस्तों आपको फुल फॉर्म भी रखना है, डेविएशन, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन और डेंजर। ठीक है, इन 4 चीज़ों को आपको नोट करना है। अब दोस्तों हमें है जो मेन पढ़ना है मनोवैज्ञानिक विकारों का वर्गीकरण। इसमें भी आपको दोस्तों सिर्फ 2 चीज़ यहाँ पर देखना है मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण में, कि किसने जो मनोवैज्ञानिक विकार हैं इनका जो वर्गीकरण है किसने किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे मनोवैज्ञानिक विकारों को समझने के लिए उनका वर्गीकरण करना आवश्यक है। मनोवैज्ञानिक विकारों के वर्गीकरण से तात्पर्य असामान्य व्यवहार की ऐसी श्रेणियों में विभक्त करने से है जिनसे उनके स्वरूप को स्पष्ट रूप से समझा जा सके। मनोवैज्ञानिक के वर्गीकरण का श्रेय मुख्य रूप से 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को जाता है। एक तो दोस्तों है आपकी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ, अमेरिकी साइकोलॉजिकल एसोसिएशन यानी कि APA। दोस्तों यहाँ पर फुल फॉर्म भी कभी कभी आ जाता है कि APA का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है अमेरिकी साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA। और दोस्तों दूसरा है आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ठीक है, तो अमेरिकी मनोरोग संघ ने मानसिक विकारों के वर्गीकरण के लिए, तो आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखना है कि जो APA दोस्तों जो AP है यानी कि अमेरिकी साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, इन्होंने किसका विकास किया था मनोवैज्ञानिक के लिए वर्गीकरण के लिए, DSM का दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है। तो DSM का आपको फुल फॉर्म याद रखना है। इसमें है दोस्तों आपका है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो दोस्तों आपको DSM जो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ ने दी थी मनोवैज्ञानिकों का वर्गीकरण करने के लिए, आपको ये नोट करना है। ठीक है, और दोस्तों जो दूसरी संस्था थी विश्व स्वास्थ्य संगठन दोस्तों WHO ने दोस्तों कौन सा दिया था, इन्होंने दिया था ICD। दोस्तों इन्होंने कौन सा दिया था, ICD इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। ठीक है, इन्होंने ये वाली दी थी। तो आपको याद रखना है कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक संघ ने कौन सी दी थी, DSM, और ICD यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ICD दी थी। तो आप ICD का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को आपको नोट कर लेना, ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर याद आपको नहीं रखना है। अब दोस्तों जो असामान्यता के मॉडल हैं यह भी आपको नहीं पढ़ना है, असामान्यता के मॉडल। अब दोस्तों आपको यहाँ पर पढ़ना है, सबसे आप दोस्तों नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर जो आपके रोग पूछे गए हैं दोस्तों, आपको सिर्फ यहाँ पर आप देखना है रोग। यहाँ से दोस्तों प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार आपको यहाँ से अब देखना है। अब दोस्तों आपको यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखना है, यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है दोस्तों, दुश्चिंता विकार, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चिंता से तात्पर्य भय एवं आशंका के नकारात्मक भाव से है। जब व्यक्ति में चिंता के इस भाव की मात्रा अवास्तविक तथा अतार्किक रूप से इतनी बढ़ जाती है कि उससे उस व्यक्ति का सामान्य जीवन नकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाता है और उसका व्यवहार अपअनुकूलित हो जाता है, तो इसे दुश्चिंता विकार कहा जाता है। दोस्तों यानी कि जब व्यक्ति इतना ज़्यादा चिंताग्रसित हो जाता है कि जो व्यक्ति का भाव है जो अवास्तविक तथा अतार्किक रूप से इतनी बढ़ जाती है चिंता कि उससे व्यक्ति का जो सामान्य जीवन है नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और उसको व्यवहार है दोस्तों वह अपअनुकूलित यानी कि जो सामान्य दिनचर्या थी दोस्तों जो उसकी वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है, जो अपअनुकूलित हो जाती है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है दुश्चिंता विकार। यानी कि व्यक्ति है हमेशा चिंता में ग्रसित रहता है, चिंता में डूबा हुआ रहता है, तब दोस्तों उसको क्या है दुश्चिंता विकार हो जाता है। हमेशा छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी दोस्तों, चाहे वह जो सामान्य धरातल पर वह चीज़ हो या ना हो, उसको लेकर भी वह चिंता करता रहता है और इतना ज़्यादा चिंता में ग्रसित हो जाता है दोस्तों कि उसको एक क्या है जो मनोवैज्ञानिक विकार हो जाता है। तो इसको दोस्तों दुश्चिंता विकार कहा जाता है। इस विकार के लक्षणों की अभिव्यक्ति व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक दोनों तरह से स्पष्ट रूप से करता है। सरासन तथा सरासन के अनुसार चिंता विकृति एक ऐसी मानसिक विकृति है जिससे पहले स्नायु विकृति कहा जाता था, जिसका मुख्य लक्षण चिंता है। इसके अंतर्गत आतंक विकृति, मनोभौतिक विकृति, बाध्यता, सामान्यीकृत चिंता तथा प्रतिविलक की प्रतिक्रिया की गणना की जाती है। तो आपको दोस्तों यहाँ पर याद रखना है कि जो दुश्चिंता विकार है आपका कौन सा विकार में आता है, स्नायु विकृति में, यानी कि न्यूरो विकास डिसऑर्डर में आपका यह आता है। तो सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो दुश्चिंता विकार है दोस्तों यह आपका स्नायु विकृति में आता है, यानी कि न्यूरो विकास डिसऑर्डर में आता है।
और दोस्तों दुश्चिंता विकार में कौन कौन से आपके आते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपकी कौन सी आती है, आतंक, विकृति, मनोभीतिक, बाध्यता, सामान्यीकृत चिंता तथा प्रतिविलक के प्रति प्रतिक्रिया की गणना की जाती है। तो आपकी 2-3 प्रकार की जो दुश्चिंता विकार आती हैं, बाध्यता, सामान्यीकृत चिंता, मनोभीतिक और आतंक विकार, इनको आपको नोट करना है। ये क्या आती हैं, दुश्चिंता विकार में आपकी एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया था कि GAD जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था GAD का सीधा सीधा दोस्तों वर्ग 2 में फुल फॉर्म पूछा गया कि GAD का फुल फॉर्म क्या है। तो इसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं सामान्यित चिंता विकार। दोस्तों यहाँ पर आपको इसको सामान्यीकृत भी बोल सकते हैं, सामान्यीकृत चिंता विकार यानी कि जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर। ये सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, इसको आप नोट कर लें। दोस्तों यह चिंता विकृतियों का एक प्रकार है जिसमें चिंता इतनी अधिक चिरकालिक हो जाती है यानी कि दीर्घकालिक हो जाती है, दृढ़ तथा व्यापक होती है कि यह स्वतंत्र प्रवाही यानी कि फ्री फ्लोटिंग लगती है। इस प्रकार के प्रमुख लक्षण संवेगात्मक बेचैनी, तनाव, अत्यधिक सतर्कता, चिंता आदि है। यह लंबे समय तक चलने वाला अस्पष्ट, अवर्णनीय तथा तीव्र भय होता है जो किसी भी विशिष्ट वस्तु से जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो दोस्तों आपको इसके लक्षणों में याद रखना है, जो सामान्यीकृत चिंता विकार है इसमें आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जो चिंता है इतनी अधिक बढ़ जाती है दोस्तों और इतनी व्यापक हो जाती है कि यह स्वतंत्र प्रवाही लगती है, यानी कि ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल बढ़ती ही जा रही, अपने प्रवाह में बढ़ती ही जा रही, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। इस प्रकार के प्रमुख लक्षण संवेगात्मक बेचैनी, तनाव, अत्यधिक सतर्कता, चिंता आदि दोस्तों इसमें लक्षण होते हैं। बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, तनाव होती है, अत्यधिक सतर्कता यानी कि दोस्तों जैसे कोई व्यक्ति है तो एकदम से उसको कोई आहट सुनाई देती है, मतलब अत्यधिक सतर्क रहता है। जैसे कुत्ते नहीं आपने देखा, बिल्कुल हमेशा उनके कान हैं जो चढ़े हुए रहते हैं, थोड़ी सी भी आहट ले लेते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो सामान्यीकृत चिंता विकार से ग्रसित होते हैं वो भी इसी प्रकार के होते हैं कि उनमें अत्यधिक सतर्कता आ जाती है, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर वह घबरा जाते हैं। तो यह है इसके दोस्तों लक्षण होते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आतंक विकार। आतंक विकार दोस्तों आपको नहीं पढ़ना है, आतंक विकार से दोस्तों क्वेश्चन नहीं आए, फिर भी आप थोड़ा सा इसमें देख सकते हैं कि आतंक बीती यूनानी पौराणिक कथा से जुड़ी हुई है, जो कि जंगलों के भगवान के नाम से पैन था, जो कि एक एकांत स्थानों में। यहाँ दोस्तों आपको यह विवरण नहीं पढ़ना है, इसको आपके लक्षण देखना है। इसमें क्या है, इस तरह की बीती में रोगी में बारंबार भीसी का अपेक्षीय दौरा होता है। तो इसमें दोस्तों क्या है, बार बार उसको क्या है पैनिक अटैक होता है दोस्तों। यहाँ पर भीसी का आक्षेप दोस्तों, उसको बार बार क्या है पैनिक होता है, एक दौरा पड़ता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, एकदम से डर जाता है, तो इस प्रकार का दोस्तों इसको क्या है दौरा पड़ता है। आतंक आक्रमण का तात्पर्य है कि जब कभी विशेष उद्दीपक से संबंधित विचार उत्पन्न हो तो अचानक तीव्र दुश्चिंता अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाए, यानी कि उसके जो भी अगर उसको जिन चीज़ों से उसको डर लग रहा है दोस्तों, अगर वह उसके सामने अचानक से आ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा तीव्र दुश्चिंता उसकी बढ़ जाती है, एकदम से वह व्यक्ति डर जाता है, उसको आतंक विकार बोलते हैं। तो इसमें दोस्तों आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ना आतंक विकार में, सिर्फ इतनी चीज़ें पढ़ना है कि किसी चीज़ से अचानक दोस्तों डरना और अचानक घबराहट होना और अचानक मन में ऐसे ख्याल आना जिनकी वजह से व्यक्ति डर जाता है, वहाँ होता है आतंक विकार। और दोस्तों दुर्भीति, फोबिया। अब यहाँ दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना है, दुर्भीति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। दुर्भीति, इसको इंग्लिश में आपको याद रखना है फोबिया। इसका तात्पर्य कुछ ऐसी वस्तु या परिस्थिति के प्रति अत्यधिक या अनुपयुक्त भय से है जो वास्तव में खतरनाक नहीं होती है। दुर्भीति भीति की मुख्य 3 श्रेणियाँ होती हैं। अब दोस्तों दुर्भीति है जो फोबिया है 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है दोस्तों आपकी एगेरोफोबिया, एक होती है दोस्तों सोशल फोबिया, दोस्तों एक होती है स्पेसिफिक फोबिया यानी कि विशिष्ट दुर्भीति। इन तीनों चीज़ों को दोस्तों आपको याद रखना है। तीनों दोस्तों जो दुर्भीति हैं आपकी, तीनों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सबसे पहली है दोस्तों एगेरोफोबिया यानी कि विवृत्ति भीति। थोड़ी थोड़ी सी लाइनें हैं दोस्तों, आपको यही याद रखना है। विवृत्ति भीति में क्या रहता है दोस्तों, एगेरोफोबिया में व्यक्ति अपरिचित स्थितियों में प्रवेश करने के भय से ग्रसित हो जाते हैं, इसलिए जीवन की सामान्य गतिविधियों का निर्वहन करने की उनकी योग्यता भी अत्यधिक सीमित हो जाती है। यानी कि दोस्तों जो अनजान जगह होती हैं दोस्तों, जो अनजान जगह है, सीधा सीधा क्वेश्चन आया है दोस्तों कि अनजान जगह है,
अनजान जगह में प्रवेश करने से अगर व्यक्ति डरता है तो उसको कौन सी फोबिया है, कौन सी। दोस्तों वहाँ पर फोबिया नहीं पूछा गया था विशिष्ट, उसको पूछा गया था कि अगर व्यक्ति अनजान जगह में जाने से डरता है तो उसको कौन सा मनोविकार है। तो दोस्तों उसको फोबिया ऑप्शन में था कि फोबिया है, लेकिन फोबिया के अंदर भी पूछा जाए तो उसको विवृत्ति फोबिया होगा। ठीक है। दूसरा है दोस्तों सामाजिक दुर्भीति। सामाजिक दुर्भीति में जैसा कि नाम से ही दोस्तों आपको स्पष्ट हो रहा है, व्यक्ति दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा वैसी सामाजिक परिस्थिति में जाने से डरता है जहां वह समझता है कि उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। यानी कि व्यक्ति को अगर ऐसा लगे कि कोई मेरा मूल्यांकन करेगा, कोई मेरा निरीक्षण करेगा, कुछ मुझसे पूछेगा, तो ऐसी चीज़ों में दोस्तों जो सोशल रहता है, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया करने से डरता है, उसको सामाजिक दुर्भीति बोलते हैं। और दोस्तों विशिष्ट दुर्भीति, आपको फोबिया याद रखना है। विशिष्ट दुर्भीति में क्या होता है, व्यक्ति विशिष्ट वस्तु या परिस्थिति से काफ़ी डरता है। जैसे कुछ लोग विशेष तरह के पशु पक्षी बीमारी आदि से डरते हैं। जैसे कोई व्यक्ति क्या है, किसी को कोई चीज़ से एलर्जी रहती है, किसी को धूप से एलर्जी, किसी को धूल से एलर्जी, किसी को किसी कुत्ते से, बकरी से, किसी भी चीज़ से अगर उसको एलर्जी रहती है तो वह विशिष्ट दुर्भीति होती है। ठीक है, इनको दुर्भीतियों को आपको याद रखना है। कुछ दोस्तों विशिष्ट प्रकार की यहाँ पर दुर्भीति दी गई हैं जो कि सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इनको आप बिल्कुल नोट कर लें। दोस्तों एक होती है आपकी हवा से दुर्भीति। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी दोस्तों ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आपको लेना हो तो इतने टाइम में आप ले सकते हैं। और दोस्तों जो पहली दुर्भीति हवा से, इसको बोलते हैं एरोफोबिया। एयर यानी हवा, यानी कि एरोफोबिया, सीधा सीधा है। रोग से दुर्भीति, इसको बोलते हैं दोस्तों पैथोफोबिया या नोसोफोबिया, रोग से। बंद जगह से दुर्भीति, दोस्तों यह क्वेश्चन लोग को पूछा जा चुका है पीवी में कि क्लाउस्ट्रोफोबिया से संबंधित व्यक्ति निम्नलिखित से डरता है। तो ऑप्शन में दोस्तों वहाँ पर था बंद जगह से दुर्भीति होती है। अगर जिसको बंद जगह से डर लगता है दोस्तों उसको होती है क्लाउस्ट्रोफोबिया। यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपको यह देखने को अभी मिलेगा। और दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग से अगर डरेगा तो इसको फायरोफोबिया बोलेंगे। और दोस्तों अगर ऊंचाई से डरेगा तो इसको एक्रोफोबिया बोलेंगे। और दोस्तों अगर पानी से तो हाइड्रोफोबिया, यानी कि जिसको जैसे कुत्ता किसी को काट देता है तो उसको पानी से डर लगने लगता है, तो वहाँ पर हाइड्रोफोबिया उसको हो जाता है। और दोस्तों अगर भीड़ से है तो अकालोफोबिया। दोस्तों अकालोफोबिया भी पूछा जा चुका है आपका। और यहाँ पर क्लाउस्ट्रोफोबिया भी आपका पूछा जा चुका है। तो अन्य फोबिया भी आपकी पूछी जा सकती हैं, तो आपको याद रखना है। जो भीड़ से अगर डर लगेगा तो अकालोफोबिया, और अगर पानी से तो हाइड्रोफोबिया, सभी को पता होगा। ऊंचाई से एक्रो, आग से पायरो, और बंद जगह से क्लाउस्ट्रोफोबिया, रोग से नोसोफोबिया या पैथोफोबिया, और हवा से है अगर डर तो इसको एरोफोबिया बोलेंगे। दोस्तों फोबिया किसको बोलते हैं, डर को वो दोस्तों बोला जाता है फोबिया। किसी भी चीज़ से, विशिष्ट चीज़ से डर लगना उसको फोबिया बोला जाता है। अब है दोस्तों आपका जो मेन जो चैप्टर है दोस्तों आपका, जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आए हैं, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, मनोग्रसित बाध्यता विकार। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि जो डिसऑर्डर है मनोवैज्ञानिक विकार, इसको आज इसी दोस्तों वीडियो में पूरा कंप्लीट हम पढ़ेंगे। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों उनको देखना है हमें, सभी चीज़ों को। दोस्तों मनोग्रसित बाध्यता विकार, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, सीधा सीधा दोस्तों फुल फॉर्म पूछा जा चुका है OCD। OCD का फुल फॉर्म क्या है तो आपको याद रखना है दोस्तों, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और इसको हिंदी में बोलते हैं मनोग्रसित बाध्यता विकार। आपको यह चीज़ नोट करनी है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि मनोग्रसित व्यवहार में व्यक्ति बार बार किसी अतार्किक एवं असंगत विचारों को ना चाहते हुए भी मन ही मन में दोहराते रहता है। पीड़ित व्यक्ति ऐसे विचारों से छुटकारा भी पाना चाहता है परंतु वह लाचार रहता है, जिससे उसकी मानसिक शांति इस हद तक क्षुब्ध हो जाती है कि उसे समायोजन में बाधा पहुंचती है। बाध्यता एक तरह की क्रियात्मक प्रतिक्रिया होती है जहां रोगी अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी प्रक्रिया को बार बार करने के लिए बाध्यता महसूस करता है, जैसे कि साफ सुथरे हाथ को बार बार धोने की क्रिया, ताला ठीक ढंग से लगा रहने पर भी उसे बार बार झकझोर कर देखना आदि। ऐसी क्रियाएं दोस्तों अवांछित ही नहीं बल्कि अतार्किक एवं असंगत भी होती हैं। दोस्तों अगर आपको किसी भी चीज़ की मतलब ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ को आप बार बार करते हैं, भली छोटी से छोटी चीज़ है, उसको अगर आप बार बार करते हैं, आप उसको छोड़ना भी चाहते हैं लेकिन आपकी वह आदत में है, आप उस चीज़ को नहीं छोड़ पाते हैं और उस चीज़ को लेकर आप बार बार विचार करते रहते हैं, तो दोस्तों उसको बोलता है मनोग्रसित बाध्यता विकार। यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा चुका है कि एक व्यक्ति है, एक जो उसमें दोस्तों आया था रीट में क्वेश्चन कि एक लड़की है, एक लड़की उस दिन में कम से कम 10 बार हाथ धोती है,
10 बार हाथ धोती है फिर भी उसका हाथ धोने से मन नहीं भरता है, तो उसको कौन सा विकार है दोस्तों? तो यहाँ पर हो जाएगा मनोग्रसित बाध्यता विकार। सीधा सीधा दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है, यही उदाहरण आया था। एक दोस्तों एक और आया था कि एक व्यक्ति है अपनी ऑफिस जाता है, ताला लगाकर निकलता है, लेकिन उसके मन में विचार आता है कि ताला मैंने ठीक से लगाया नहीं लगाया, तो जाकर बार बार ताले को खींच कर देखता है, तो उसे कौन सा विकार है? तो उसे दोस्तों मनोग्रसित बाध्यता विकार यानी कि OCD होगा। तो ऐसी दोस्तों कई प्रकार के जो उदाहरण हैं, आपके साथ में भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप कई बार जैसे कोचिंग के लिए गए, सिटी में कहीं रह रहे हो, शहर में, वो कोचिंग के लिए जाते तो आप ताले को बार बार 1-2 बार लौट कर देखते हो, तो उसे दोस्तों होता है मनोग्रसित बाध्यता विकार। ऐसा नहीं कि आप देखते हैं तो आपको भी हो, लेकिन दोस्तों ऐसा जो उदाहरण आपको देखने को मिल जाए। और दोस्तों सीधा सीधा जो यही उदाहरण यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, जो साफ़ सुथरे हाथ को बार बार धोने की क्रिया, दोस्तों यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन पुटअप हुआ है। और ताला ठीक ढंग से लगा रहने पर भी उसे बार बार झकझोर कर देखना, इससे भी दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल यही उदाहरण आपको देखने को मिला था, क्वेश्चनों में यही उदाहरण आया था। तो दोस्तों अगर ऐसी प्रक्रिया हो रही है तो वहाँ पर मनोग्रसित बाध्यता विकार होगा, यानी कि किसी चीज़ को बार बार करना और वो वह चीज़ आदत में आ जाना, मन में चाहते हुए भी कि मन हम मेरा नहीं चाहता है कि ऐसी चीज़ें मेरे मन में आएँ, फिर भी वह विचार आते हैं और व्यक्ति लाचार हो जाता है, तब उसको मनोग्रसित बाध्यता विकार बोलते हैं। अब दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन इसका बता भी चुका हूँ कि जो उत्तर आघाती प्रतिबल विकृति यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, दोस्तों यह क्वेश्चन आ चुका है कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि PTSD का फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है दोस्तों। PTSD का आपके फुल फॉर्म भी पूछा जा चुका है और इसका दोस्तों क्वेश्चन भी आ चुका है। इसमें दोस्तों क्या होता है, यह भी एक चिंता विकृति है, एक प्रकार का चिंता विकृति है दोस्तों है। इसमें व्यक्ति पूर्व घटित विशिष्ट प्राकृतिक अथवा मानक घटना से संबंधित संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक समस्याओं से इस हद तक पीड़ित हो जाता है कि उसका समायोजन बिगड़ जाता है। इसके प्रमुख लक्षणों में गंभीर तनाव, बार बार किसी स्वप्न का आना, सांवेगिक शून्यता, एकाग्रता की कमी आदि। अब दोस्तों इसमें क्वेश्चन आया था कि व्यक्ति किसी ऐसी जो घटना से, जो उसके पूर्व में घटना घटी थी, तो वहाँ पर लोगों के पास में जाने से डरता है, जो उसके पास घटनाएं घट चुकी हैं उन लोगों से बचता है, तो उसको कौन सा डिसऑर्डर है? तो उसको है दोस्तों पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD। सीधा सीधा क्वेश्चन आया है कि एक व्यक्ति है जो उस घटना से जुड़े लोगों से संबंधित, जो सामने उसके अगर वह लोग आते हैं किसी घटना से जुड़े हुए लोग, तो उनसे बचता है, उनके सामने जाने से बचता है, तो उसको कौन सा विकार है? उसको है दोस्तों PTSD। और यहाँ पर इसके आप लक्षण देख रहे हैं कि इसमें क्या होता है दोस्तों, मनोवैज्ञानिक समस्याओं से इस हद तक पीड़ित हो जाता है, उसको समायोजन है जो बिगड़ जाता है। लक्षणों में क्या होता है, इसके गंभीर तनाव रहता है, बार बार किसी स्वप्न का आना, अगर किसी को बार बार कोई स्वप्न आ रहा है तो उसको भी PTSD है। सांवेगिक शून्यता हो जाती है, मतलब उसके शरीर के अंदर कोई भी संवेग नहीं बचते हैं, और एकाग्रता की कमी हो जाती है इसमें, ठीक है, PTSD में। अब दोस्तों आपके हैं जो शरीर प्रारूपी विकार, यह आपको नहीं पढ़ना है, पीड़ा विकार भी आपको नहीं पढ़ना है। और दोस्तों जो आपको यहाँ पर दिख रहा है विच्छेदी आत्म विस्मृति, विच्छेदी आत्म विस्मृति डिसोसिएटिव फ्यूग, तो दोस्तों एक यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन आया था कि एक व्यक्ति है जो अपनी पुरानी पहचान को भूलकर एक नए नाम से अपना जो ज़िंदगी स्टार्ट करता है, तो उसको उस स्थिति को क्या कहा जाता है? दोस्तों वहाँ ऑप्शन में माना गया था सही फ्यूग, उसको दोस्तों बोला जाता है फ्यूग। जब एक व्यक्ति अपनी पुरानी पहचान को भुलाकर एक नई पहचान से अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट करता है दोस्तों, तो उसको बोला जाता है फ्यूग। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन PV में आ चुका है कि फ्यूग किसे कहते हैं, ऐसा दोस्तों क्वेश्चन आया था कि फ्यूग क्या है। तो जिन रोगियों में मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति पाया जाता है, वे अपने घर या निवास स्थान का, अपने निस्थान को अचानक छोड़कर दूर चले जाते हैं और वहाँ नए नाम और नए काम से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करता है। महीनों और सालों के बीत जाने के बाद भी रोगी अपने को अचानक नए स्थान में पाकर आश्चर्य करता है, उसे अपना पुराना जीवन याद आ जाता है और वह अपने नए जीवन को बिल्कुल भूल जाता है। उसे यह भी याद नहीं रहता है कि वह इस नए स्थान पर कैसे आया। यह विस्मृति अचानक तथा अप्रत्याशित ढंग से घटित होती है। जिन व्यक्तियों में दुखद परिस्थिति का समाधान करने की क्षमता नहीं हो जाती है, तो उनमें मनोच्छेदी विस्मृति के पाए जाने की संभावना अधिक पाई जाती है। दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि एक क्वेश्चन आया था कि एक व्यक्ति है अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूलकर एक नए स्थान पर जाता है, एक नए नाम के साथ जीना अपन स्टार्ट करता है, इसे कहा जाता है। तो वहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में फ्यूग था, तो फ्यूग से दोस्तों इसलिए मैंने आपको यह बताया है।
दोस्तों मैं आपको जो वर्ग 2 में आए हुए एक एक पॉइंट दोस्तों क्लियर करूंगा। ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। फ्यूग आपको पूरे यूट्यूब पर दोस्तों सर्च करोगे तो आपको फ्यूग कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा। मैं आपको दोस्तों फ्यूग भी पढ़ा रहा हूँ। और दोस्तों अगला है विच्छेदी पहचान विकार, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। दोस्तों विच्छेदी पहचान विकार में क्या होता है, इस विधि का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि एक व्यक्ति में 2 या 2 से अधिक व्यक्तित्व बारी बारी से पाए जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपको मैं बता चुका हूँ द्विध्रुवीय दोस्तों जो विकार होता है बाइपोलर डिसऑर्डर, उस प्रकार के लक्षण इसमें पाए जाते हैं कि एक व्यक्तित्व होता है कि व्यक्ति क्या है बिल्कुल सामाजिक होता है, अच्छे से बात करता है, और तुरंत ही उसमें दोस्तों दूसरा व्यक्तित्व आ जाता है, यानी कि दूसरे प्रकार के उसमें लक्षण आ जाते हैं कि व्यक्ति बिल्कुल आक्रामक हो जाता है, गुस्सा आ जाता है उसको। तो इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तित्व बारी बारी से पाए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्तित्व अपने आप में संज्ञानात्मक तथा भावात्मक रूप से स्वतंत्र तथा सुगठित होता है। एक व्यक्तित्व अथवा दूसरे व्यक्तित्व अवस्था में नाटकीय ढंग से भिन्न होता है। यदि एक प्रसन्न तथा सक्रिय है तो दूसरा अति दुखी तथा निष्क्रिय हो सकता है। यह आपस में एक दूसरे के प्रति जानकारी रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। जब 2 से अधिक व्यक्तित्व उत्पन्न हो जाते हैं तो संबंध बहुत ही जटिल हो जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आए कि एक व्यक्ति में 2 प्रकार के व्यक्तित्व पाए जाते हैं तो उसमें कौन सा विकार है, तो यहाँ पर विच्छेदी पहचान विकार या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो सकता है। अगर वहाँ पर द्विध्रुवी विकार आपको बाइपोलर डिसऑर्डर ना मिले तब आपको यह लगाना है, क्योंकि यह चिंता विकार है दोस्तों, और ये है दोस्तों एक मनोदशा विकार है। तो आपको यहाँ पर विच्छेदी पहचान विकार वहाँ पर लगाना पड़ेगा जब 2 प्रकार के 2 व्यक्तित्व एक व्यक्ति में पाए जाते हैं। अब जो दोस्तों आप पढ़ रहे हैं मनोदशा विकार यानी कि मूड डिसऑर्डर। दोस्तों मूड डिसऑर्डर को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। आप देख चुके हैं कि जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, मनोदशा विकार है, बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखें। मनोदशात्मक विकार विकृति का अर्थ उन वित्तियों का समूह है जिसमें व्यक्ति में भावनात्मक प्रक्रिया इस हद तक व्यत बन जाती है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो व्यत है यानी कि जो चिंता है उसके लिए यहाँ पर लिखा है, चिंता बन जाती है, कोई अपने दैनिक जीवन में समायोजन बनाए रखने में सक्षम नहीं रहता है। सरासन तथा सरासन ने मनोदशा वित्ति को परिभाषित करते हुए कहा है कि मनोदशा वित्ति का तात्पर्य व्यक्तियों की एक समूह से है जिसमें मुख्यतः संवेगात्मक भाव प्रभावित होता है। यह विषाद हो सकता है, उत्साही उत्तेजित हो सकता है, या दोनों। यह प्रासंगिक हो सकता है या चिरकालिक हो सकता है, यानी कि दोस्तों कुछ समय के लिए हो सकता है या स्थायी भी हो सकता है। मुख्य अवसादी विकार यानी कि मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को एक ध्रुवीय विषाद भी कहा जाता है। दोस्तों मुख्य अवसादी विकार, इसको क्या है, मुख्य अवसादी विकार को एक ध्रुवीय विकार भी कहा जाता है इसमें रोगी काफ़ी उदास रहता है। जो एक ध्रुवीय विषाद होता है दोस्तों, इसमें क्या है, रोगी काफ़ी उदास रहता है, भूख, नींद तथा क्रिया स्तर में काफ़ी कमी आती है। इसके अतिरिक्त बेकार हो जाने का भाव, जीवन के प्रति उदासीनता, जीवन की खुशियों में अरुचि, कभी कभी आत्महत्या के विचार आदि लक्षण भी देखे जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक ध्रुवीय विषाद के दोस्तों लक्षण याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ लक्षणों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यहाँ पर एक ध्रुवीय विकार के कौन से लक्षण हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, उदास रहता है, भूख, नींद तथा क्रिया स्तर में काफ़ी कमी आती है। इसके अतिरिक्त बेकार हो जाने का भाव, यानी कि अपने आप को समझता है कि मैं बिल्कुल बर्बाद हो जाऊंगा, बेकार हो जाऊंगा, कोई भी काम का नहीं रहूंगा। जीवन के प्रति उदासीनता, जीवन की खुशियों में अरुचि, और कभी कभी आत्महत्या के विचार भी इसमें देखे जा सकते हैं। एक अन्य कम सामान्य भावदशा विकार है उन्माद। इसमें व्यक्ति अत्यधिक सक्रिय, अति उत्साही आदि भाव व्यक्त करता है। दोस्तों आपको यहाँ पर एक ध्रुवीय के अलग लक्षण याद रखने हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पर सामान्य भावदशा विकार यानी कि उन्माद, मैनिया के आपको लक्षण अलग याद रखने हैं कि इसमें व्यक्ति क्या है, अत्यधिक सक्रिय होता है, अति उत्साही होता है, आदि भाव व्यक्त करता है उन्माद या मैनिया में। ठीक है, फिर दोस्तों आपको याद रखना है द्विध्रुवीय भावदशा विकार, इसको और भी पढ़ेंगे अपन अभी। द्विध्रुवीय भावदशा विकार यानी कि बाइपोलर मूड डिसऑर्डर में उन्माद और अवसाद बारी बारी से उपस्थित होते हैं। इस विकार को पहले उन्माद अवसाद विकार भी कहा जाता था। तो जितने भी दोस्तों आपको जो बाइपोलर डिसऑर्डर या उन्माद आपको मिल रहे हैं, इसको दोस्तों अवसाद विकार में रखा जाता है। इसको अवसाद विकारों के अंतर्गत इसको, और जो मूड डिसऑर्डर हैं दोस्तों इसके अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो आपको याद रखना है कि एक तो हो गया आपका एक ध्रुवीय, इसमें क्या व्यक्ति अत्यधिक ग्रसित हो जाता है, बेकार हो जाने के उसको डर लगा रहता है, अत्यधिक चिंता होती है। एक होता है दोस्तों उन्माद,
यानी कि मैनिया। इसमें क्या है, व्यक्ति अत्यधिक सक्रिय, अत्यधिक उत्साही, मतलब बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा सक्रिय इस प्रकार का हो जाता है। तो जो द्विध्रुवीय होता है दोस्तों, आपको मैं बता चुका हूँ, इसमें दो व्यक्तित्व आ जाते हैं द्विध्रुवीय भावदशा विकार में। इसको बाइपोलर मूड डिसऑर्डर बोलते हैं। इसमें दो व्यक्तित्व व्यक्ति में आ जाते हैं। एक तो आ जाता है उसमें एक ध्रुवीय का, एक आ जाता है उन्माद का। तो जब दोनों संयुक्त रूप से पाए जाते हैं उसको बोला जाता है द्विध्रुवीय भावदशा विकार। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखनी है। एक होता है दोस्तों आपका ODD। दोस्तों इसका फुल फॉर्म रहता है अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर। इसका दोस्तों फुल फॉर्म रहता है ओपोजिशनल और दोस्तों इसको बोलते हैं अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर। ठीक है, इसको आपका फुल फॉर्म आपको इसका याद रखना है, ODD का अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर। इसका दोस्तों फुल फॉर्म पूछा जा चुका है ODD का। और दोस्तों इसमें क्या होता है, इसको हिंदी में विपक्षी उदंड विकार भी बोल सकते हैं इसको। इसमें बच्चा क्या करता है, बड़ों और जिम्मेदार लोगों के साथ उदंड व्यवहार करता है, मतलब उनसे गलत व्यवहार करता है, उनसे बोलता नहीं है, उनकी बातें नहीं मानता है। तो इस प्रकार का दोस्तों इसमें रहता है। और इसके जो कारण रहते हैं दोस्तों ODD के, यह दोस्तों आनुवांशिक भी हो सकता है और पर्यावरणीय कारणों से भी हो सकता है ODD। और दोस्तों आपको मैं द्विध्रुवीय विकार बता चुका हूँ। द्विध्रुवीय विकार से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। इसमें क्या है, एक बार में व्यक्ति में दो प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। एक तो उसमें बहुत ज़्यादा उन्माद भी होता है, और दोस्तों उसमें एक ध्रुवीय विकार यानी कि उसमें मुख्य अवसादी विकार भी होता है। एक तरफ तो वह चिंता से बहुत ज़्यादा ग्रसित होता है एक व्यक्तित्व में, और दूसरे व्यक्तित्व में क्या करता है, वो बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा उत्साही होता है। ठीक है, एक प्रकार में उसमें दो स्थितियाँ पाई जाती हैं। अब दोस्तों जो अगला है आपका, दोस्तों एक आपको याद रखना है सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया भी दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जा चुका है। इसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं मनोविदलन विकार, या इंग्लिश में बोलते हैं सीजोफ्रेनिया। एक गंभीर मनोवृत्ति है दोस्तों यह। इससे पहले डिमेंशिया प्रकॉक्स भी कहा जाता था। इससे पहले क्या कहा जाता था, डिमेंशिया प्रकॉक्स कहा जाता था। ब्यूलर ने इस मानसिक रोग को सीजोफ्रेनिया दोस्तों कहा है। स्किज़ोफ्रेनिया इसकी संज्ञा दी आज तक जो प्रचलित है। मतलब सबसे पहले दोस्तों सीजोफ्रेनिया शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो स्किज़ोफ्रेनिया शब्द का दोस्तों सबसे पहले प्रयोग किया था ब्यूलर ने। यह भी आपको नोट करना है, आ सकता है क्वेश्चन में कि स्किज़ोफ्रेनिया है दोस्तों, इस शब्द का प्रयोग या जो मनोविदलन विकार है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो ब्यूलर ने किया था। अब दोस्तों इसमें क्या होता है, इसमें भी व्यक्ति क्या है, एक इतने दोस्तों गहरे अवसाद में चला जाता है, इतनी उसको मानसिक विकृतियाँ हो जाती हैं कि उसका जो वास्तविकता से संबंध है दोस्तों वह टूट जाता है। जो वास्तविक परिस्थितियाँ रहती हैं उनसे वह परे चले जाता है, उनसे बहुत दूर चला जाता है, उसको बोला जाता है दोस्तों सीजोफ्रेनिया। इसमें आप देख रहे हैं कि मनोविदलता वास्तव में मनोवृत्ति का एक प्रकार है। इसका शाब्दिक अर्थ है व्यक्तिगत विभाजन। इस व्यक्तिगत विभाजन में के कारण रोगी में गंभीर संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा क्रियात्मक विकृतियां विकसित हो जाती हैं, जिससे रोगी का संबंध वास्तविकता से टूट जाता है, यानी कि वास्तविकता से बहुत दूर चला जाता है। संज्ञानात्मक, संवेगात्मक जो विकृतियां उसमें हो जाती हैं तो इसको वास्तविकता से दूर ले जाती हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसको आपको लक्षण नहीं पढ़ना है, क्योंकि इतने ज़्यादा दोस्तों इसमें डीपली क्वेश्चन नहीं आए हैं। अगर आपको देखना भी है तो मनोविदलता के लक्षण आप इसमें देख सकते हैं। एक तो सकारात्मक लक्षण भी रहते हैं इसमें, व्यक्ति में विचार में, संवेग और व्यवहार में जो अतिशयता दिखलाता है। श्रेणी के लक्षणों में व्यामोह है, यानी कि अर्थात एक ऐसा गलत विश्वास होता है जिससे गलत होने का सबूत होने के बावजूद भी व्यक्ति उसे गलत मानने को तैयार नहीं होता है। और विभ्रम भी होता है। विभ्रम में अर्थात बिना किसी बाह्य उद्दीपक के प्रत्यक्षण करना। तो इस प्रकार से दोस्तों उसमें क्या है, जो सीजोफ्रेनिया में यह लक्षण पाए जाते हैं। नकारात्मक लक्षण भी पाए जाते हैं। नकारात्मक लक्षण में क्या रहता है, इसमें व्यक्ति विचार, संवेग, व्यवहारात्मक कमियों को दिखाता है, जिससे विसंगत या कुंठित भाव होता है। तो दोस्तों आपको ज़्यादा इसमें नहीं, आपको सिर्फ याद रखना कि जो सीजोफ्रेनिया है वह क्या है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो व्यवहारात्मक एवं विकासात्मक विकार रहते हैं, तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि जो ADHD है आपका, ADHD जो कि अपन कल पढ़ चुके हैं, तो ADHD कौन से विकारों में आता है दोस्तों, तो आपका यह व्यवहारात्मक एवं विकासात्मक विकारों में आता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं व्यवहारात्मक एवं विकासात्मक विकार विशेषकर बच्चों के व्यवहार एवं विकास से संबंधित होते हैं। यदि इन विकारों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया जाए तो इनमें सुधार भी नहीं किया जा सकता, परंतु यदि
अगर समय से ध्यान दिया जाए दोस्तों तो सुधार किया जा सकता है, परंतु यदि अवहेलना की जाए तो भविष्य में गंभीर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। एच.एन. बेक ने बाल्यावस्था के विकारों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया है। तो दोस्तों जो एच.एन. बेक हैं इन्होंने बाल्यावस्था का वर्गीकरण किया है, यानी कि एक होते हैं दोस्तों आपके बहिकरण विकार, यानी कि जो बाहर से दिखते हैं, इन्हें अनियंत्रित विकार भी कहा जाता है। इन विकारों में व्यवहार आते ही विध्वंसकारी एवं आक्रामक हो जाते हैं। इन विकारों में अवधान न्यूनता, अतिक्रियता विकार, विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार ODD और आचरण विकार प्रमुख हैं। तो आपको दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, जो बहिकरण विकार हैं यानी कि जो विकासात्मक विकारों में बहिकरण विकार हैं, इनमें दोस्तों आपका एक तो अवधान न्यूनता, अतिक्रिया विकार यानी कि आपका ADHD, इसमें दोस्तों ODD यानी कि विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि उसको बोला जाता है, अभी मैंने बताया था कि अपोजिशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर बोला जाता है, यानी कि विपक्षी उदंड विकार भी और विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार भी इसको बोला जाता है। यह क्या है आपके विकासात्मक विकारों में आता है। और एक बार आप इसको फिर से देख लें, अवधान न्यूनता अतिसक्रियता, यानी कि आप इसको पढ़ चुके हैं दोस्तों। जो अवधान न्यूनता यानी कि अवधान सक्रियता विकार इसको बोलते हैं दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इस विकार में के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? इसमें अवधान न्यूनता एवं अतिसक्रियता इसमें दोस्तों होती है, अवधान न्यूनता होती है, अतिसक्रियता होती है। ADHD से दोस्तों ये पीड़ित होते हैं बालक, और इसमें दोस्तों अवधान न्यूनता की समस्या पाई जाती है। वह किसी भी कार्य में, खेल में अपना ध्यान केंद्रित नहीं रख पाता है, फलस्वरूप वह दूसरों के अनुदेशों का पालन करने में असमर्थ होता है। अतिसक्रियता मतलब हाइपर एक्टिविटी दोस्तों इनमें होती है। ADHD से पीड़ित बालक में सक्रियता का स्तर सामान्य से कहीं अधिक पाया जाता है। किसी भी क्रिया के समय उनके लिए शांत स्थिर बैठ रहने में काफ़ी कठिनाई होती है, कल अपन देख चुके हैं दोस्तों इसको। फिर उछलना कूदना आदि में व्यस्त रहते हैं। आवेगशीलता होती है, मतलब इम्पल्सिविटी इनमें क्या होती है। ADHD से ग्रसित बच्चों में आवेगशीलता का लक्षण भी पाया जाता है। ऐसे बच्चे अपनी तत्कालिक प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। ADHD लड़कियों की तुलना में लड़कों में क्या है, अधिक होता है। और दोस्तों यह भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार यानी कि अपोजिशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर ODD। इससे ग्रसित बालक उम्र के अनुपयुक्त जिद करते हैं, और ऐसे बालक के चिड़चिड़े होते हैं, अवज्ञाकारी, शत्रुतापूर्ण तरह व्यवहार करने वाले होते हैं। यह विकार लड़के व लड़कियों में समान रूप से पाया जाता है। मतलब यह बड़ों की जो है अवज्ञा करते हैं, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उनसे उचित तरीके से बात उनसे नहीं करते हैं। और दोस्तों जो आपका है आचरण विकार कंडक्ट डिसऑर्डर। आचरण विकार तथा समाज विरोधी व्यवहार उन बालकों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो उम्र के अनुरूप व्यवहार न करके परिवार की प्रत्याशाओं, सामाजिक मानकों और दूसरों के व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करने वाले होते हैं। यानी कि दोस्तों जो बाल अपराधी बालक होते हैं, धोखा देना, चोरी करना, नियमों का पालन न करना, बाल अपराधी बालकों के लिए आचरण विकार यानी कि कंडक्ट डिसऑर्डर का जो प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों आपके आते हैं आंतरिकरण विकार। अभी आपने बहिकरण पढ़े थे, अब पढ़ना है आपको आंतरिकरण विकार। इन विकारों में आंतरिक समस्याएं या स्थितियां होती हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं देती हैं, जैसे वियोग, दुश्चिंता, अवसाद आदि। तो दोस्तों आपको इसमें पढ़ना है कि जो वियोग, दुश्चिंता, विकार, अवसाद आदि जो होते हैं कौन से विकारों में आते हैं, या दोस्तों विकासात्मक विकारों में आते हैं। आपके ध्यान रखना है, आपको विकासात्मक विकारों में आएंगे और आंतरिकीकरण विकार में यह आएंगे। दोस्तों अब दोनों लास्ट विकार बचे हैं, बस इसके बाद कोई सा भी विकार आपको नहीं पढ़ना है। वियोग दुश्चिंता विकार यानी कि दोस्तों आपको साफ साफ दिख रहा है, वियोग दुश्चिंता विकार यानी कि जो अपने सगी संबंधी माता पिता होते हैं, इनसे दूर जाने में वह घबराते हैं, डरते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों अपन, वियोग दुश्चिंता विकार। इस विकार में बच्चे अपने माता पिता से अलग होने पर अतिशय भय का अनुभव करते हैं। वे अकेले रहने में, अकेले आने जाने में, नई स्थितियों में प्रवेश से घबराते हैं तथा हमेशा माता पिता के साथ रहने का प्रयास करते हैं। ऐसे बच्चे वियोगजन स्थिति से बचने के लिए चीखना, चिल्लाना, आत्महत्या आदि भय प्रदर्शित करते हैं। तो मतलब अपने माता पिता से दूर जाने में सीधा क्वेश्चन आया है कि एक बच्चा है जो अपने माता पिता से दूर जाता है तो वह हमेशा उसको चिंताग्रस्त बना रहता है, तो उसको कौन सा विकार है, तो उसको वियोग दुश्चिंता विकार। ठीक है, अपने माता पिता से दूर रहने पर अत्यधिक चिंतित रहता है, उसको वियोग दुश्चिंता विकार है। सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। अब दोस्तों आपको पढ़ना है अवसाद, डिप्रेशन। यह दोस्तों आपको अच्छे से समझना है। बच्चे अपने अवसाद की अभिव्यक्ति बड़ों की तुलना में अलग तरीके से कर सकते हैं। यह उनके शारीरिक, सांवेगिक और संज्ञानात्मक विकास से संबंधित होता है। बच्चों में कुछ और गंभीर विकार जिन्हें व्यापक विकासात्मक विकार, दोस्तों इसका भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। इसको दोस्तों PDD यानी कि इसको व्यापक विकासात्मक, इसको दोस्तों यहाँ जो फुल फॉर्म आया था इसको GDD के दोस्तों रूप में इसका फुल फॉर्म आया था, यानी कि इसको यहाँ पर बोला गया था ग्लोबल डेवलपमेंट डिले।
इसका दोस्तों GDD को बोला गया था, ग्लोबल डेवलपमेंट डिले, यानी कि विकासात्मक विकास में देरी, इसको यहाँ पर बोला गया था। और यहाँ पर दोस्तों व्यापक विकासात्मक विकार यानी कि प्रिवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर कहा जाता है। और कहा जा सकता है इसमें क्या हो सकते हैं अवसाद में दोस्तों यह आता है। इसमें स्वलीनता आप दोस्तों देख चुके हैं कि जो स्वलीनता है जो आपका किस में आता है दोस्तों, एक अवसाद विकार न्यूरो डिसऑर्डर में आता है। इनमें सबसे अधिक पाया जाने वाला विकार होता है स्वलीनता। इसमें रोगग्रसित बच्चों की पहचान सबसे पहले किसने, लियो केनर ने की थी, यह मैं आपको बता चुका हूँ। ऐसे बच्चों में अन्य व्यक्तियों में रुचि का अभाव देखने में आता है। यह अंतःक्रिया के लिए निर्जीव वस्तुओं को वरीयता देते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया आँख मिलाने में असफल होते हैं, यह भी आप देख चुके हैं। ऐसे बच्चे सार्थक और उपयोगी वाणी का विकसित नहीं कर पाते हैं तथा अधिकांश सीमित तथा विचित्र प्रकार की शाब्दिक अभिव्यक्तियाँ पाई जाती हैं। स्वलीनता से ग्रसित बच्चों में वातावरण में एकरूपता बनाए रखने की तीव्र इच्छा होती है। ऐसे बच्चों में जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक क्रियाओं व जो अधिगम व विकास की बहुत कम हो पाता है। विकारों का एक अन्य समूह जो युवा लोगों में विशेषता पाया जाता है वह है भोजन विकार। तो दोस्तों आप इसको भोजन विकार को भी यहाँ पर देख लें। आपके कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर सभी प्रकार के हो गए। भोजन विकार, ईटिंग डिसऑर्डर, इसे क्या है क्षुधा अभाव या एनोरेक्सिया नर्वोसा भी बोला जाता है, यानी कि जो भोजन अभाव है दोस्तों। यदि एक व्यक्ति है, एक मतलब एक महिला है या एक लड़का है जो कि ज़्यादातर किशोरावस्था में पाया जाता है, लगातार जो भोजन की मात्रा में कमी करता जाता है तो उसको कौन सा विकार होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एक प्रमुख विकार है जिसमें व्यक्ति की खाना खाने की इच्छा बिल्कुल समाप्त हो जाती है, वह मृत्यु के स्तर तक स्वयं को भूख कर रखने में समर्थ होता है। इन विकारों में क्षुधा शीतल यानी कि बुलिमिया नर्वोसा भी प्रमुख है। बुलिमिया नर्वोसा में दोस्तों क्या होता है, इस विकार में व्यक्ति बहुत अधिक खा लेता है और फिर उल्टी या दबाव से सब बाहर निकाल देता है, जिससे उसकी नकारात्मक संवेगों में कमी हो जाती है। एक दोस्तों होता है आपका बिंगी ईटिंग, यानी कि अनियंत्रित भोजन में अत्यधिक भोजन करने का प्रसंग बारंबार पाया जाता है। दोस्तों जो भोजन विकार हैं हम इनको अलग से पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चन भी दोस्तों आपको बताएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनसे आए हुए हैं। तो आपको दोस्तों भोजन विकार में एक तो आपको पढ़ना है यही क्षुधा अभाव यानी कि एनोरेक्सिया नर्वोसा। जब व्यक्ति लगातार भोजन की मात्रा घटाता जाता है और अपनी शरीर प्रतिमा को लेकर, एक जो लड़का एक लड़की है लगातार सोचता है कि मुझे शरीर कम करना है, तो भोजन की मात्रा में कमी कर देता है, तो उसको होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। और एक व्यक्ति जो अत्यधिक खा लेता है और फिर खाने के बाद उल्टियाँ करता है, उंगलियाँ डालकर उल्टी करता है या कोई दवा लेकर उल्टी करता है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों बुलिमिया नर्वोसा। और एक दोस्तों विकार होता है बिंगी ईटिंग, यानी कि बिंगी ईटिंग में दोस्तों क्या होता है कि अत्यधिक भोजन करने पर जो बार बार अत्यधिक भोजन करता है, खाता जाता है, उसको बोलते हैं बिंगी ईटिंग। अब दोस्तों एक प्रकार का क्वेश्चन आया था कि गेटवे ड्रग्स निम्नलिखित में से कौन से गेटवे ड्रग्स नहीं है, यानी कि जो आपको आपको जो नशा की लत लगाने वाली दवाइयाँ कौन सी हैं, यानी कि गेटवे ड्रग्स बोलते हैं जिनको, यानी कि आपको उसमें प्रवेश करवाती हैं जो दवाइयाँ नशा की ओर आपको धकेलती हैं, ले जाती हैं, उस तरफ प्रवेश करती हैं। तो वहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों आया था कि गेटवे ड्रग्स में कौन सा नहीं आता है। तो दोस्तों आपको गेटवे ड्रग्स यहाँ पर याद रखना है। गेटवे ड्रग्स में कौन कौन सी आएंगी, इनके सिर्फ आपको नाम याद रखना है। एल्कोहल आएंगी, एम्फीटाइमाइंस भी आएंगी, कैफीन भी आएगी, कैनेबिस भी आएगी, कोकीन, और दोस्तों आपकी इसमें सूंघने वाली दवाएं जो हैं गैसोलीन, गोंद, पेट, बिरलक आदि जो दोस्तों इसमें आएंगी। लेकिन आपको इसमें मेन जो याद रखना है, इसमें आपका निकोटीन आ जाएगा, और जो दोस्तों आपकी जो है फेनसाइक्लिडाइन दोस्तों यह आपको याद रखना है। ओपिओइड याद रखना है, निकोटीन, कोकीन, कैफीन और जो एल्कोहल जो इत्यादि दोस्तों आपको जो मुख्य चीज़ें हैं इनको याद रखना है। आपको दोस्तों इसमें कौन कौन से याद रखना है, इसमें आपको एल्कोहल, कैफीन, कोकीन, कैनेबिस और यहाँ पर निकोटीन, ओपियाइड, फोनसाइक्लिडाइन, यह चीज़ें आपको याद रखनी है। यह गेटवे ड्रग्स में आती हैं जो कि नशा की ओर आपको खींचती हैं, ले जाती हैं। तो दोस्तों आज आपका जो है सेशन बहुत लंबा हो गया है, एक भी दोस्तों आपका विकार नहीं बचा है। मनोवैज्ञानिक विकार, सभी मनोवैज्ञानिक विकार आपके हो चुके हैं। आपके भोजन विकार भी दोस्तों इसमें हो चुके हैं और भोजन विकारों को हम और अलग से पढ़ लेंगे दोस्तों। तो मेरे हिसाब से सभी मनोवैज्ञानिक विकार हो चुके हैं। अगर दोस्तों आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और इस प्रकार की मैं वीडियो आपको और ला सकूँ।